हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जो है हम बिल्कुल शुरुआत से जो है शुरू कर रहे हैं। मींस जो भी कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है या कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये सब जानेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा जो भी जनरेशन आई वो कौन कौन सी हैं और इसके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ से जो है एचएससी में जो है पहले भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे टॉपिक। और सीईटी में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल शुरुआत से जो है हम शुरू कर रहे हैं और आगे फिर जो है बेसिक से एडवांस तक जो है पहुँचेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। जो भी डाटा रहेगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो इंग्लिश में होगा, उसको मैं आपको हिंदी में जो है बता दूंगी कि किस तरीके से होगा। बाकी जो एमसीक्यू रहेंगे टॉपिक के वो प्रॉपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड यहाँ पर दिया गया है, कोड है टॉपर्स50। अगर आप मॉक टेस्ट को लेने के लिए कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, अपनी तैयारी को चेक करना चाहे तो वो वहाँ से मॉक टेस्ट को ले सकता है। ठीक, चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है क्या होती है। एक एक वर्ड की जो भी हिंदी होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में रखे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। लास्ट में जो है हम एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक को करने के बाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख रहे हैं। तो क्या होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये जो है कंप्यूटर की क्या होती है, फुल फॉर्म जो है होती है, जो आपको याद रखनी है। वैसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी बस जो है याद रखिए, क्या पता हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ ली जाए। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे ये आपको इजीली जो है याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हिंदी में देखिए क्या हो जाएगी। हिंदी में क्या होगा, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान। यहाँ पे दिया ना टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च, तो तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में सामान्य रूप से, कॉमनली, ठीक है, सामान्य रूप से संचालित मशीनें, ठीक है, मतलब यूज़ की जाती हैं जो, ये इसकी जो है हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद रखिए और हिंदी में भी जो है आप याद रखिएगा, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में सामान्य रूप से संचालित मशीनें। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। तकनीक आ गया यानी कि टेक्निकल होगा, शैक्षिक है तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मिलेगा, अनुसंधान है मतलब रिसर्च भी होगा, सामान्य मीन्स कॉमनली, और संचारित मीन्स जो यूज़ की जाती है किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की यहाँ पे फुल फॉर्म बन जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अगला है कंप्यूटर की डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है, टेक्स इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट जो है लेता है, फिर उस डाटा के साथ काम करता है और उस इंफॉर्मेशन को जो है वापस यूजर को देता है। तो ये तीन जो है इसमें स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यानी कि एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो कंप्यूटर होता है वो कैसी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कई बार। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या लेती है, इनपुट लेती है, देन उस इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट जो है वापस से फिर से जो भी यूजर है, जो जिसने इनपुट दी है, उसको वापस से जो है देती है। ठीक है,
तो ये याद रखिए कि यूज़र से जो है कंप्यूटर क्या लेता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट। फिर जब उस डाटा और इंस्ट्रक्शन पे जब वो अपना दिमाग लगाता है, मतलब जो भी उसका ब्रेन है, ब्रेन मीन्स ब्रेन का काम कौन करता है कंप्यूटर में, सीपीयू करता है। तो जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू करता है, अपना मस्तिष्क लगाता है उसमें, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और फिर जो है जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो किसको दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो बन जाती है, यानी कि यहाँ पे डाटा क्या बन चुका है, अब प्रोसेस्ड होके इंफॉर्मेशन बन चुका है, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट, जो कि यूजर को कौन देता है, कंप्यूटर देता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्यूटर का काम होता है, ये 3 इसके स्टेप होते हैं, याद रखिएगा इन्हें। देखिए फिर कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ हार्डवेयर। अब कंप्यूटर ये बता रहा है कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बनता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से बनता है, सॉफ्टवेयर से बनता है। हार्डवेयर में देखिए अब क्या क्या आती हैं, इनपुट डिवाइस आती हैं, लाइक कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्डवेयर। इसके अलावा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में और क्या होती है, सीपीयू होती है और मेमोरी होती है, सीपीयू और मेमोरी। अब मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोर करने के लिए डाटा को। ठीक है, मेमोरी का काम तो स्टोरेज डिवाइस का हो जाएगा, लाइक हार्ड ड्राइव्स हो गई। ठीक है, और सीपीयू का काम क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग का हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर में और किस चीजों से बनता है, आउटपुट डिवाइस से बनता है, आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी के सारी जो है ये हार्डवेयर में आ जाएंगे। हार्डवेयर क्या होता है, जिस भी चीज को हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी हार्डवेयर है, जिसको हम देख पाते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनपुट डिवाइस है, माउस को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कीबोर्ड को कर सकते हैं, सीपीयू को कर सकते हैं, मेमोरी को कर सकते हैं, तो ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हो जाएंगी। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बनता है हमारा कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होती है इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को बताती है कि अब आपको ये काम करना है। ठीक है, तो द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब कंप्यूटर अपने आप तो कुछ नहीं करने लगेगा, ऑब्वियसली उसे कुछ हम कमांड देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, तभी जो है वो आगे काम करेगा। इंस्ट्रक्शन मींस निर्देश जो है हम उन्हें देंगे, तभी जो है कंप्यूटर काम करेगा। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनका जो सेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर भी अलग अलग टाइप का होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप का होता है, बट इसमें सिंपल याद रखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो 2 तरीके के होते हैं, ये याद रखिए। एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो वो डिटेल में थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। यहां से आप कंपोनेंट का एक क्वेश्चन जो एचएससी में पूछा गया था, वो यहां से याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो किस किस से बना है। कंप्यूटर बना है इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट से, सीपीयू से, ठीक है, और स्टोरेज से। स्टोरेज यानी कि मेमोरी हो जाएगा। और वैसे अगर हम देखें तो कंप्यूटर आ जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से जो है मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, द कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये कि कंप्यूटर कहाँ से जो है उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये एक लैटिन वर्ड है, या कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश वर्ड मिलेगा। तो ये वर्ड है कंप्यूट, यहां से जो है डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब गणना करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गणना करना। तो कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, इसको गणना यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है काम क्या होता है, इनपुट हम देते हैं, देन सीपीयू उसको प्रोसेस्ड करता है और वो हमें क्या देता है, फिर आउटपुट देता है। इनपुट किस फॉर्म में होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है, और जो आउटपुट हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। अब यहां से 2 डेफिनेशन आती हैं जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, कि रो फैक्ट्स आर कॉल्ड। रो फैक्ट्स को क्या बोला जाता है, तो रो फैक्ट्स को हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड, कि प्रोसेस्ड डाटा यानी कि जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाएगा तो उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, तो प्रोसेस्ड डाटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, उसके बाद आती है हिस्ट्री, कि कहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर में, तो शुरुआत होती है एबाकस के इन्वेंट से। अभी जैसे नाम जो है अभी इसका किसी को पता नहीं कि एबाकस को किसने डेवलप किया था, लेकिन एबाकस एक मैकेनिकल
मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। एबाकस क्या है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एबाकस किस तरीके की डिवाइस है। तो एबाकस की अगर हम बात करें तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और इसकी जो मतलब शुरुआत मानी जाती है कंप्यूटर में जो, वो किससे मानी जाती है, एबाकस से ही जो है मानी जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणना के लिए सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला उपकरण, या ये आपसे पूछा जाए कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, कौन सी डिवाइस थी पहली जो कैलकुलेशन के लिए यूज की गई थी, तो वो एबाकस थी। इसका जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था, बेबीलोन में, ठीक है। ईयर जो है इसका पता नहीं है एग्जैक्ट, और ये किस लिए यूज की जाती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए जो है एबाकस का यूज किया जाता है। इसमें ना कुछ इस तरीके से ये होता है और इसमें मोती से जो है इस तरीके से पिरोए होते हैं, ठीक है। स्टिक्स होती हैं, उस छड़ी होती हैं और छड़ी में जो होते हैं मोती से होते हैं, देन इनको काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 करके, ओके। तो वो एबाकस जो है होता है। तो ये बस याद रखिए, मैकेनिकल डिवाइस है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है और चीन में जो था इसका आविष्कार हुआ था। उसके बाद आता है नेपियर बोन। नेपियर बोन देखिए, जॉन नेपियर ने जो था नेपियर बोन को क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। इसके बाद आया साइड रूलर। कब आया था नेपियर बोन, 1617 में। 1632 में आता है साइड रूलर, ठीक है। ये बस याद रखिए, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे ब्लेज पास्कल की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। पास्कल लाइन या पास्कल कैलकुलेटर, किसने जो था इसको इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने। एडिंग मशीन थी ये, ठीक है। फ्रांस के थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने जो था 1642 में जो था इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और पास्कल जो कैलकुलेटर था या पास्कल जो लाइन थी, ये सिर्फ जो जोड़ने और घटाने के लिए जो था यूज़ की जाती थी, ठीक है। आगे ये दिया गया है गेटफ्रीड विल्हम्स इम्प्रूव्ड पास्कल मशीन, इट वॉज कॉल्ड स्टेप रेकोनर। इसने जो था इम्प्रूव्ड वर्जन दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिए इतना, 1674 में, ओके। देन जोसेफ जैक्वार्ड आती है, मैकेनिकल लूम को इन्वेंट किया था जोसेफ जैक्वार्ड ने, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सिर्फ ब्लेज पास्कल आप याद रखिएगा। जॉन नेपियर बोन को इन्वेंट किया था। अब आता है चार्ल्स बेबेज, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही टर्म, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये दोनों ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया था और एनालिटिकल इंजन को, डिफरेंस इंजन को 1822 में और एनालिटिकल इंजन को 1833 में, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को ही जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं कंप्यूटर का जनक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आगे है टैबुलेटिंग मशीन। 1890 में हरमन हॉलरिथ ने जो था इसको इन्वेंट किया था। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैबुलेटिंग मशीन पूछा जाता है, ठीक है। तो हरमन हॉलरिथ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर हो गया, हार्वर्ड एल्किन है, एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ABC करके आपको जो है ये मिलेगा। तो अटेंसिव बैरी कंप्यूटर, इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर जॉन विंसेंट अटेंसॉफ और क्लिफ बैरी ने, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, इसको इन्वेंट किसने किया था ये भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा ABC कंप्यूटर नॉट ऑब्टेन द पेटेंट लाइसेंस, ये जॉन विंसेंट है, ABC वही है फिर ये, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमान है, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, टू गेट डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाय यूजिंग इट स्टोर्ड प्रोग्राम विदाउट अफेक्टिंग एनी फिजिकल चेंजेस टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमान ने दिया था, ठीक। फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाता है, कौन सा था, तो वो एनीवैक था, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ से पूछा नहीं जाता है, मेनली या तो टैबुलेटिंग मशीन आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, और जो हमने पढ़ा था एबाकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो मशीन थी वो कौन सी थी, तो डिवाइस या मशीन जो भी कहें आप, एबाकस हो जाएगी वो, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ें जो है यहाँ से पूछी जाती हैं। उसके बाद आती है जनरेशन, तो टोटल जो है 5 जनरेशन रही, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन है
सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को जो था यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट लाइन से ही जो आपके 5 क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या इसके अलावा आप कह सकते हैं वाल्व, ये जो थी फर्स्ट जनरेशन में यूज जो थी की गई थी टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया किसको? ट्रांजिस्टर को, यानी कि वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व को हटाकर अब उसकी जगह क्या यूज किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर को जो था यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड जो चिप होती है आईसी, ठीक है, वो यूज की जाने लगी, या आप इसको बोल सकते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप थी वो उस वक्त यूज की जाने लगी। फोर्थ जनरेशन में आई फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर या माइक्रो प्रोसेसर। 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, एक चिप का आता है और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच जनरेशन जो है हमने माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया था। तो फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज किया था। फिफ्थ जनरेशन में बायो चिप, या आपसे पूछा जा सकता है यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप किस जनरेशन में यूज की गई थी? तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में हो जाएगी। फिफ्थ जनरेशन से एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो एआई को भी जो था फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, यूएलएसआई और एआई, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फिफ्थ में हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं और किसी न किसी शिफ्ट में जो है यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे जब भी एग्जाम होंगे। फिर बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? देखिए, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे, उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई वो यूज की गई मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर सेकंड जो पीढ़ी हुई उसमें जो यूज किए गए मतलब उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाने लगी वो थी असेंबली लैंग्वेज। और हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। और मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है, या आप इसको कह सकते हैं बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसमें होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। असेंबली लैंग्वेज में जो है हम निमोनिक कोड्स जो थे वो यूज करने लगे थे। तो ये पूछा जाता है निमोनिक कोड्स जो होते हैं ये किस में होते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज में होते हैं। निमोनिक कोड्स लाइक ऐड हो गया, सब हो गया, इस तरीके से होते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है ये कौन सी लैंग्वेज होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ये थर्ड जनरेशन में जो थी यूज की जाने लगी। फिर 4GLI प्रॉब्लम ओरिएंटेड, और फिफ्थ में आती है फिर हमारी नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद स्पीड देखिए, हर एक फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहां पर कंप्यूटर की जो स्पीड होती थी वो बिल्कुल स्लो होती थी, बट धीरे धीरे ये स्पीड जो थी कंप्यूटर की बढ़ती गई। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि आज के जो कंप्यूटर है वो कितने फास्ट कैलकुलेशन जो है करते हैं। ओके, तो जब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहां पर स्पीड को मेजर किया जाता था किसमें? मिली सेकेंड में, याद रखिएगा, मिली सेकेंड में, सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, फिर नैनो सेकेंड आता है, फिर पीको सेकेंड आता है, एंड मोर देन फेम्टो सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी आती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या कि कंप्यूटर जब काम कर रहा था तो उसमें जो भी डाटा था वो कहाँ पे स्टोर होता था, स्टोरेज के लिए क्या जो थी फैसिलिटी थी फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मेमोरी जो थी यूज की जाती थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है, दोनों में ही, फर्स्ट और सेकंड में। फिर थर्ड जनरेशन में आती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, और फोर्थ जनरेशन में भी सेमीकंडक्टर मेमोरी हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात की जाए तो वो थी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का जो था पहले स्टोरेज के लिए जो थी यूज की जाती थी। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में फिर मैग्नेटिक टेप यूज किए जाने लगे, मैग्नेटिक ड्रम, यानी कि दोनों जनरेशन में एक ही था। ठीक है, यहां पर भी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी। अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक ड्रम की बजाय मैग्नेटिक डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और इन्हीं का जो था थर्ड जनरेशन में यूज होने लगा था। फिर अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में तो यहाँ पे फिर CD है, DVD है, फ्लैश मेमोरी है, ये सब जो थी आ गई थी। यानी कि धीरे धीरे जो थी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती गई, या नई नई डिवाइसेस जो थी वो आती गई। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो था सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में कौन से इनपुट डिवाइस को यूज किया गया था? तो पंच कार्ड को जो था यूज किया गया था। तो एक और क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि पंच जो कार्ड था उसको
इन्वेंट किसने किया था? पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? हरमन होलरिथ ने जो था पंच कार्ड को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो पहले जो अभी अगर आप देखेंगे ना, तो आज के कंप्यूटर में हम किसका यूज करते हैं इनपुट के लिए? कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो पहले किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड का यूज किया जाता था। फिर थर्ड जनरेशन में आ गया कीबोर्ड, फोर्थ में फिर माउस हो गया, स्कैनर हो गया, फिर आगे जो थी और इनपुट डिवाइसेस जो थी आती गई। आउटपुट डिवाइस के लिए अगर आप यूज देखेंगे तो पहले प्रिंटिंग डिवाइस यूज करते थे। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में आता है मॉनिटर, फोर्थ में फिर टच स्क्रीन आ गई और प्रिंटर आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कॉस्ट और साइज की अगर हम बात करें, कॉस्ट, साइज, हीट जनरेशन, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। ओके, चलिए, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी? हाई होती थी। ठीक है, और उस वक्त का जो कंप्यूटर होता था, फर्स्ट जनरेशन आप मान लीजिए 1946 से लेकर आप 50 या 52 तक का जो भी रहा टाइम, उस वक्त की ये बात हो रही है। तो उस वक्त जो कंप्यूटर होते थे, एक रूम जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े जो थे कंप्यूटर होते थे। धीरे धीरे जो था उन कंप्यूटर का साइज जो था वो तो क्या हो गया? डिक्रीज होता गया। सेम जो कॉस्ट थी वो भी धीरे धीरे क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। पहले कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा रेट जो होते थे उनके हाई होते थे, बट धीरे धीरे जो थे वो कम होते गए। सेकेंड जनरेशन में अगर आप देखेंगे, कॉस्ट और साइज क्या था? हाई हो गया, वेरी हाई से हाई पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कि साइज भी जो था वो फर्स्ट जनरेशन से अब क्या हो गया था? कम हो गया था। बड़े तब भी थे लेकिन फर्स्ट वाले से कम हो गया था साइज। फिर थर्ड जनरेशन में और कम साइज के कंप्यूटर आने लगे, फोर्थ जनरेशन में बिल्कुल ही कम आने लगे, और फिफ्थ जनरेशन के अगर आप देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अलग अलग जो टाइप होते हैं वो आते हैं। ठीक है, साइज इतना बड़ा नहीं होता, पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मीन्स हम कंप्यूटर को यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं इजीली। तो कैरी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनका साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, और आपको पता है आजकल सभी के पास जो है कंप्यूटर जो है मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है, मतलब जो भी कॉस्ट है वो क्या है? आज के टाइम में लो है, इस वजह से। ठीक है, स्पीड और कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी। फिर धीरे धीरे उसकी जो स्पीड हुई वो स्पीड में जो था, स्पीड धीरे धीरे क्या होती चली गई? फास्ट होती चली गई। ठीक है, तो वेरी लेस थी, फिर लेस हुई, फिर मॉडरेट हुई, फिर हाई हुई, और आप जो है हाइयर बोल सकते हैं आप जो भी स्पीड होती है उसकी। ठीक है, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे आगे आता है। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स हैं। अब किस तरीके से है देखिए, साइज यानी कि आकार के आधार पर भी जो है कंप्यूटर के टाइप है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म यानी कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस पर भी है, और पर्पज उनका जो उद्देश्य है उसके आधार पर भी जो है कंप्यूटर के टाइप होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य, वर्किंग और आकार। आकार के बेस पर अगर हम देखें कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए कौन कौन से होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है और माइक्रो होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर आपको मिलेंगे, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, उनका साइज जो है कम होता है सुपर कंप्यूटर से, फिर मिनी है, और जो सबसे छोटे आते हैं वो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है, नोटबुक भी है। डेस्कटॉप कौन से होते हैं? जो डेस्कटॉप पे रख दिए जाए, यानी कि जो भी हमारा डेस्क होता है, जो हम कॉलेज या स्कूल की लैब्स में देखते हैं ना कंप्यूटर, वो कैसे हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप सभी को पता है लैपटॉप कैसे होते हैं, तो लैपटॉप जो हो गया ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। इनका साइज जो है छोटा होता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, पाम टॉप हो गया, यानी कि जो आपकी जो पाम होती है, हथेली होती है, उस पर रखकर जो है चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का। और एक नोटबुक होता है, बिल्कुल एक बुक की तरह जो है वो आपको दिखाई देगा, तो उसका साइज भी बिल्कुल छोटा होता है। तो इस तरीके से याद रखिए, सुपर सबसे बड़ा, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, एंड लास्ट जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है मैकेनिज्म, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पर अगर देखें तो 3 तरीके का होता है। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और पर्पस के बेस पर देखिए, एक कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस होता है, यानी कि जो सभी के लिए बनाया जाता है, और एक कंप्यूटर इस तरीके का बनाया जाता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है बनाया जाता है। तो वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि वो कंप्यूटर कौन सा होता है। ओके, तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन पावर एंड साइज ये दिए गए हैं। सुपर कंप्यूटर द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम का मोस्ट पावरफुल टाइप आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि मेन फ्रेम से भी जो है ज़्यादा
पावरफुल ये होता है। ओके, मेन फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज होता है, पावरफुल होता है, मल्टी यूजर होता है, यानी कि एक से ज्यादा यूजर उस पर काम कर सकते हैं और ये एक बार में जो है मल्टीटास्क जो है कर सकता है, तो मल्टीटास्किंग भी जो है ये होता है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो स्मॉलर देन होते हैं मेन फ्रेम से, ठीक है, स्मॉलर देन मेन फ्रेम है, लेकिन पावरफुल भी होते हैं, मल्टी यूजर भी होते हैं और मल्टीटास्किंग भी होते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर आप या इसको यहाँ पे आप माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकते हो, ये सिंगल यूजर के लिए होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। हैज 3 टाइप्स, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस जिसको हम अलग इधर से उधर ले जा सके, जैसे मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पामटॉप हो गया, इनको हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सुपर कंप्यूटर, देखिए ये आप साइज देख सकते हैं ना, सुपर कंप्यूटर ये इतने बड़े बड़े जो है कंप्यूटर होते हैं। दिस इज द बिगेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर जो है बिगेस्ट भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और फास्ट भी जो है ये होता है। ठीक है, आगे है इट इज एज बिग एज रूम, ए सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर। ओके, ज्यादा डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, जिस सिर्फ इतना याद रखो कि सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं एक रूम के साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, और मेनली ये किस पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं, घरों में जो है ये यूज नहीं किए जाते, जो वेदर फोरकास्ट होते हैं यानी कि जो मौसम संबंधी जो जानकारियां देता है ना, वहां पे यूज किए जाते हैं, या न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गए, वहां पर जो है इसका यूज किया जाता है। मिलिट्री सिमुलेशन है, रिसर्च लैबोरेटरीज एंड एनिमेशंस मूवीज, तो यहाँ पर जो है हम किसका यूज करते हैं, रिसर्च वगैरह करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, एक और चीज याद रखिए, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का वो कौन सा था, वो था क्रेवन। कौन सा था, क्रेवन। ये जो था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो 1976 में जो था आया था, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, क्रे रिसर्च जो कंपनी है उसके द्वारा इसको जो था डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला जो आता है वो आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस इज ए लार्ज कंप्यूटर विद ए ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इट इज यूज्ड इन लार्ज बिजनेस और इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म complex task, bulk data processing such as sensors, industry and consumer statistics, enterprise resource planning and transaction process. It is big as a closet. They are mostly used for scientific research. Okay, मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं, बट ठीक है, हाँ लार्ज साइज होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है इसके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है होती है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद मल्टीटास्क जो है हम इस पर कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में जो है हज़ारों जो है काम इस पर हो सकते हैं, हज़ारों यूज़र्स जो हैं एक साथ इस पर काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और कहाँ पर यूज़ होता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, या आपने देखा होगा सेंसेक्स वगैरह जो होते हैं, सेंसस, वहाँ पर जो है इनका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, फिर बात आती है मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर का जो साइज़ होता है ये मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे होते हैं, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे जो है ये बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो क्या है, एक समय पर एक से ज़्यादा यूज़र जो है इसमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी वगैरह होती है ना वो इसकी मेन फ्रेम से कम होती है, बट माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बस इसमें इतना याद रखिए कि ये स्मॉलर देन होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर बट बिगर देन होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इट कैन बी यूज्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम। इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज मेन फ्रेम, इट इज़ नॉट एज फास्ट एज मेन फ्रेम, इट इज़ यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज़, पॉलीटेक्निक्स, कंपनीज एट्सेट्रा। यहाँ पर जो है इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो रेफ्रिजरेटर के साइज़ के जो हैं ये होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं, या फिर बैंक या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पर भी मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ना तो ये फास्ट और ना तो ये इतने फास्ट होते हैं जितना मिनी कंप्यूटर होते हैं, और ना ही इतने कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और होम्स यानी कि घर और ऑफिस, स्कूल्स वगैरह में जो है इन माइक्रो कंप्यूटर्स का ही जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए माइक्रो कंप्यूटर के टाइप जो है दिए गए हैं, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक और लैपटॉप हो गया। देखिए डेस्कटॉप ये इस तरीके से आपने देखा होगा ना स्कूल्स में, CPU होता है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, इस तरीके से डेस्क पे रखा होता है, तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। नोटबुक और लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट PC हो गया, हैंड हेल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो याद रखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और इसमें जो है क्या लगा होता है, सिंगल प्रोसेसर लगा होता है, यानी कि एक टाइम पर एक ही काम जो है ये हो सकता है, या एक यूज़र जो है इस पर काम कर सकता है, ठीक है। तो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जो है इस पर काम कर सकता है। और बाकी बता दिया मैंने आपको। एक और याद रखिए माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि इसको PC भी जो है कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए ओके उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। ये बेस्ड ऑन साइज हमने पढ़ा है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। 3 तरीके के कंप्यूटर्स जो हैं होते हैं। तो देखते हैं इसको वन बाय वन। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, दिस इज नॉट ए वेरी कॉमन कंप्यूटर, इट वर्क्स फॉर मेजरिंग डाटा, यानी कि चीज़ों को मेजर करने के लिए, ठीक है। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है या लेंथ है, इन सभी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते थे, ठीक है। साइंस और जो इंजीनियरिंग का जो एरिया है, ठीक है, मतलब मोस्टली ये साइंस और जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए ये सिर्फ किसको क्या होता है, भौतिक जो मात्राएं होती हैं, फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, मापने के लिए चीज़ों को, ठीक है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, करंट है, स्पीड है, लेंथ है, इन सभी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हैं ना, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, बैरोमीटर हो गया, ये आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर में हमारे, ठीक, यानी कि जो चीज़ हम मापने के लिए करते हैं, या जैसे गाड़ी में जो लगा होता है वो भी किस तरीके का होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर जो किसकी गणना करते हैं, अंकों की, यानी कि किसको कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन जो करते हैं उसको हम डिजिटल कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स में जो भी डाटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, 0 और 1। 0 और 1 मीन्स बाइनरी फॉर्म में जो है होता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर ये होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, प्रति सेकंड में जो है बहुत सारी कैलकुलेशन जो है ये कर सकता है। तो बस ये याद रखिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी जो सिस्टम होता है उस पर बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल बाइनरी कंप्यूटर का, डिजिटल जो वॉच होती है वो बाइनरी कंप्यूटर्स मतलब सॉरी क्या होती है, डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करती है। तो दे एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि 0s और 1 की फॉर्म में। दे वर्क बाय काउंटिंग डाटा। मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर। अदर डिवाइस दैट वर्क लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, मोस्ट रिसेंट कार, स्पीडोमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई, स्टॉप वॉच हो गई, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ओके। यहाँ पे जो डाटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इज ए डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट एंड प्रोसेस देम इनटू डिजिटल, यानी कि एक डिजिटल कंप्यूटर जो इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेता है एंड देन उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। इस तरीके का जो कंप्यूटर होते हैं उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर जो है बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो याद रखिए इसमें जो इनपुट और आउटपुट होती है ना हाइब्रिड कंप्यूटर में, वो एनालॉग की फॉर्म में होती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इनका यूज़ हॉस्पिटल्स में जो है किया जाता है सर्जरी वगैरह के लिए, ठीक है, या फिर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ब्लड वगैरह को मापने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, दे वर्क बाय मेजरिंग एंड ऑल्सो बाय काउंटिंग डाटा। इट इज़ द टाइप यूज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन लाइक गोइंग टू द मून। यहाँ पर भी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑल बेसिक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शन। हर एक कंप्यूटर में जो है 4 बेसिक फंक्शन होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट।
इसके अलावा एक और होता है आजकल, कंट्रोल। ये 5 फंक्शंस जो हैं होते हैं मेनली। इनपुट यानी कि जो भी डाटा हम देते हैं, स्टोरेज जो डाटा जो होता है वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है ना, या फिर कह सकते हैं कि प्रोसेस होने के बाद वो डाटा जो है जहाँ पे स्टोर हो गया है, ठीक है, स्टोर होने के लिए भी क्या चाहिए, फिर मेमोरी चाहिए, और उसके बाद जब भी हमें वो डाटा चाहिए तो वो हमें किसके फॉर्म में मिलेगा, आउटपुट, और कंट्रोल करने का काम भी जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो है मेनली फंक्शंस होते हैं इसके 5, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कंट्रोल, ठीक है। ये यही बताया गया है। इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइस के थ्रू हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट है, ये देखिए ये सीपीयू में आती है सारी चीज़ें। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, एएलयू होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी जो है सीपीयू का पार्ट होती है, तो मेमोरी याद रखिए, कंट्रोल यूनिट याद रखिए और एएलयू, और साथ में ये हमारी क्या होती है, आउटपुट यूनिट होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है उसमें दिया गया है ये। चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक कौन है? जेम्स गॉजलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या फिर बजरानी स्ट्रोस्ट्रब। किसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। डेनिस रिची और बजरानी स्ट्रोस्ट्रब, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आता है एक, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा उसमें। ये देखिए डेनिस रिची से आता है कि सी जो लैंग्वेज है उसको किसने इन्वेंट किया था। तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने जो था डेवलप की थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए C++ जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई थी, तो वो बजरानी स्ट्रोस्ट्रब ने इन्वेंट की थी। और जेम्स गॉजलिंग जावा लैंग्वेज। तो तीनों लैंग्वेज हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यहाँ से पूछा जाए कि किसने जो थी इस लेके आया था, ठीक है, इन्वेंट किसने की थी, ठीक। तो याद रखिए। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जेम्स गॉजलिंग हो गया। फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची हो गया। फादर ऑफ C++ लैंग्वेज बजरानी स्ट्रोस्ट्रब हो गया, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में था। अब फर्स्ट अगर हम देखें, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें, ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कॉमनली नहीं, कॉमनली ऑक्यूपाइड नहीं थी यहाँ पे, कॉमनली क्या था, ओरिएंटेड थी, ठीक है। तो तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त रूप से उन्मुख मशीनें जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। नहीं एक मिनट, संचालित मशीनें, एक मिनट, ये वाला डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। हमने जब ऊपर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, कॉमनली ऑपरेटेड, तो सी नहीं डी होगा, ठीक है। क्या होगा, संचालित मशीनें होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जो इसमें से कंप्यूटर की सही परिभाषा है वो बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका यूज किया जाता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना सीपीयू में क्या होता है, एएलयू होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी एक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि ये है। कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डाटा। ये भी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे काम क्या है, कंप्यूटर के हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है, अंडरस्टैंड करती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, और साथ में जो है प्रोग्राम्ड जो भी होते हैं
उसे कहाँ पे परफॉर्म करती है, ALU में, ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है ये परफॉर्म करती है, ठीक। तो सभी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक और डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर किसे कहा जाता है, तो CPU को ही जो है हम प्रोसेसर बोल दो, या आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, CPU ही आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है? क्या C लैंग्वेज समझता है, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर बेसिक? तो हमने तो पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और मशीन लैंग्वेज में क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, यानी कि बाइनरी भाषा को ही जो है सिर्फ कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा को जो है समझता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड में ही लिखी जाती है? देखिए यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, नहीं देखिए, पास्कल नहीं, C नहीं, C हैश नहीं, मशीन लैंग्वेज है जो सिर्फ बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो मशीनी भाषा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि सोचने का काम, प्रोसेस करने का काम, चीजों को कौन कर रहा है, यहाँ पे CPU करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसमें दिए गए हैं वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस और IQ। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी जो है इसकी क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी स्पीड, फर्स्ट होती है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो होता है बहुत तेज़ी से कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है होती है, ठीक। तो स्पीड इसकी हाई होती है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए। एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी का मतलब है कि जो भी डाटा या कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो सब क्या होता है, एरर फ्री होता है, एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होती है उसमें, ठीक है, शुद्धता कह सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए हमने इनपुट सही दी है, तो ये कभी नहीं होगा कि आपको आउटपुट गलत मिलेगी उसकी, तो क्या होगी उसमें, एक्यूरेसी जो है वो रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। तो एक्यूरेसी भी जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या होती है, अगला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है काम कर सकता है लेकिन वो थकेगा नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी भी न थकने वाला और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है। बिना किसी एरर के जो है घंटों तक जो है कंप्यूटर काम कर सकता है। अगर उस पर लाखों करोड़ों कैलकुलेशन भी अगर करनी है तो कंप्यूटर जो होता है वो एक्यूरेसी के साथ जो है उसकी गणना करेगा। ऐसा नहीं है कि जब शुरुआत है तो कंप्यूटर सही से काम कर रहा है और जैसे जैसे बहुत देर हो गई तो कंप्यूटर रिजल्ट को एक्यूरेट नहीं देगा, तो ऐसा नहीं होता है। डिलीजेंस यानी कि परिश्रम होता है, जो मतलब जो भी काम करता है वो एक्यूरेसी के साथ करता है, चाहे उसे कितनी भी देर जो है काम करना पड़े। तो डिलीजेंस भी जो है इसका एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। रेपिटिशन भी है। इसमें क्या है कि कंप्यूटर को हम एक ही कमांड को बार बार देकर बार बार जो है उस काम को करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक काम कर लिया तो वो दोबारा दूसरे काम, वही सेम काम अगर हम उसे वापस से देंगे वो मना कर देगा, नहीं। तो रेपिटिशन भी जो है इसमें होती है। एक होती है इसमें वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्सेटिलिटी मीन्स विविधता, ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग तरीके के काम करने की जो क्षमता होती है वो इसमें है, ठीक है।
ओके, जैसे अगर आपको कंप्यूटर में पेरोल स्लिप जो है तैयार करनी है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब अगले ही पल में अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक बिल तैयार करना है तो वो आप उसके लिए भी जो कंप्यूटर का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ है हम एक समय में एक से अधिक कार्य के साथ जो है अधिक के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं, या एक कह सकते हैं कि एक टाइम पे जो हम एक से ज़्यादा काम जो है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में जो है म्यूज़िक चला दिया, उसके साथ साथ जो है आप क्या कर रहे हैं, किसी और पीडीएफ वगैरह में जो है पढ़ने का काम भी जो है कर रहे हैं। तो ये वर्सेटिलिटी हो जाती है, विविधता, यानी कि एक ही टाइम पे आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, एक ही टाइम पे आप पढ़ भी रहे हैं, या एक ही टाइम पे आप ये कह लीजिए कि पीडीएफ वगैरह जो भी है लिखने का जो काम है वो भी कर रहे हैं। तो ये इसके क्या किस में आ जाता है, वर्सेटिलिटी में आ जाता है। तो वर्सेटिलिटी भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी, डिलीजेंस भी होगी। आईक्यू नहीं होता है कंप्यूटर का, खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर को जो कमांड दी जाती है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करता है, खुद का उसका कोई आईक्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आईक्यू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दी है सारी। व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई पूछिए कितनी होती है। ओके, वर्ड लेंथ की अगर हम बात करें, साइज ऑफ वर्ड मतलब वर्ड के साइज की अगर हम बात करें तो वो 8 बिट का होता है पर्सनल कंप्यूटर में। कितने बिट का? 8 बिट का। ओके, वर्ड साइज की डेफिनेशन से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ड साइज क्या होता है? द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन वन गो बाय द सीपीयू। मतलब क्या है, एक टाइम में कितने वर्ड्स हैं जो प्रोसेस्ड हो रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 16 है, 16 उसमें है, तो उसमें से कितने वर्ड्स हैं जो आपके एक टाइम पर प्रोसेस्ड हो रहे हैं सीपीयू के द्वारा, उसको बोला गया। तो जो शब्द लंबाई होती है पर्सनल कंप्यूटर की वो 8 बिट होती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला, एक मिनट वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो ये हमने पढ़े नहीं है, इसको भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे डाटा की इकाई दी गई है बिट, केबी, निबल और बाइट। डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? बिट होती है। ठीक है, बिट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। बिट के बाद कौन सी आती है? बिट के बाद आती है बाइट, फिर आ जाती है किलो बाइट, फिर केबी से आ जाता है एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर आ जाती है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर इसी तरीके से आगे चलता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरीके से होता है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो टेराबाइट तक ही पूछा जाता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो टेराबाइट सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बाकी अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी याद रखिए, सबसे बड़ा योटाबाइट होता है, फिर जेटा आता है, यहाँ पे एक्सा और पेटा। ठीक, बिट का मतलब क्या है? बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1 होते हैं बिट। बिट में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक या तो 0 या तो 1। ठीक है, 1 बाइट। अब बात करें अगर हम कि 1 बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे? 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट, यानी कि अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, ठीक है, तो हमारा कितना बन जाएगा? 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट। फिर 1 मेगाबाइट है, तो 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। 1 जीबी जो है ये बराबर हो जाएगा 1024 मेगा बाइट के बराबर। ठीक है, टेराबाइट में कितनी हो जाएगी? 1024 गीगा बाइट हो जाएगी। ठीक, तो बस इतना जो है आपको याद रखना है। ओके, किलो बाइट का मतलब क्या है? केबी का मतलब क्या है? 10⁻3। मेगाबाइट मतलब 10⁻6। गीगाबाइट का मतलब होता है 10⁻9 और टेराबाइट का मतलब होता है 10⁻12। तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और अगर इसी में सबसे एक और चीज याद रखिए, 1 निबल भी पूछा जाता है।
1 निबल में कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। देखिए जब 8 बिट मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 1 बाइट मिल जाता है। लेकिन इसी 8 बिट को अगर मैं हाफ कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 निबल, यानी कि 4 बिट में 1 निबल होता है। ठीक है, तो निबल भी जो है आप याद रखिएगा। तो बिट यहाँ पे, ठीक है, सबसे छोटा, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है। तो बिट जो है ये डाटा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है, बस चलिए आगे आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता यानी कि यूजर से जो डाटा मिलता है कंप्यूटर को, उसको समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है। यानी कि कोई डाटा जो यूजर ने दिया, ठीक है, उसको प्रोसेस्ड किया, अब वो क्या बन गया, समझने लायक बन गया ना। तो ये जो समझने लायक उस डाटा को बनाया है, ये किसने बनाया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनपुट यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इनपुट यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाटा जो होता है उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। यहाँ पे एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर, एक मिनट, वेट सॉरी, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट की बात हो रही है यहाँ पे, यूजर के अंडरस्टैंडेबल की नहीं, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए तो वो इनपुट यूनिट हो जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनपुट यूनिट हो जाएगा, जो कन्वर्ट करता है डाटा को। जो भी मान ली यूजर ने कोई एंटर डाटा किया लाइक 5, ठीक है, अब ये तो यूजर ने डाटा एंटर किया है, अब क्या 5 कंप्यूटर समझ सकता है, नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं, उनको ही जो है वो समझता है। तो फिर इनपुट यूनिट क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, उस लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके देती है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना, जो भी डाटा यूजर ने दिया है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट यहां पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का जो था यूज किया गया था, ये पूछा गया है। मतलब कौन सी जनरेशन थी जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था, तो 3rd जनरेशन में जो था पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था, तीसरी पीढ़ी में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया, तीसरी पीढ़ी में कौन सी चिप मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज किया गया, तो वो 4th जनरेशन में यूज किया गया था, चौथी पीढ़ी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड सीडी रोम फॉर द फर्स्ट टाइम। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार सीडी रोम का जो था यूज किया था, सीडी रोम का यूज किया गया था किसमें, 4th जनरेशन में। ठीक है, 4th जनरेशन आप बोल सकते हैं ना, हमने पढ़ा था ना डीवीडी सीडी ये सब जो थी आ गई थी, तो 4th जनरेशन चौथी पीढ़ी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसमें जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है ये बताना था, तो इनायक जो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। एक मिनट, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था इनमें, वो सबसे पहले मतलब कौन सा आया था, तो वो इनायक आया था। इनायक की फुल फॉर्म आपसे अगर पूछी जाए तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो था पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था इनायक। एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि इसको जो था बनाया किसने था, तो विलियम म्यूचली। इसको बनाने का जो श्रेय है वो किस किस को दिया जाता है, विलियम म्यूचली एंड जॉन इकर्ट को। जॉन इकर्ट को जो है माना जाता है कि इन्होंने जो था इस कंप्यूटर को बनाया था 1942 में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवैक वगैरह, ये भी जो है क्या है, फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। ईडीवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, ईडीसेक हो गया, ये सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। बट सबसे पहले जो आया था वो इनायक था, ये इसमें याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, व्हेन वाज पास्कल लाइन इन्वेंटेड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पास्कल लाइन को कब इन्वेंट जो था किया गया था।
पास्कल लाइन, तो ये हमने पढ़ा था पास्कल लाइन को कब इन्वेंट किया गया था, 1642 में जो था पास्कल लाइन को इन्वेंट जो था किया गया था। तो 1642 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इन्वेंट किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज किया था वो था EDSEC। थर्ड ऑप्शन EDSEC जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यूनिवैक इज, यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछिए। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, यूनिव से UNIV से यूनिवर्सल बनेगा, AC से ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर पूछ रहा है ये। तो देखिए पहली पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का या वॉल्व का यूज किया गया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थी, और चौथी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स थी, और माइक्रो प्रोसेसर भी जो थे इसी में यूज किए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी पीढ़ी में था। तो चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कौन सा होता है, ALU, मेमोरी, CPU, ऑल ऑफ द अबव। तो CPU होता है जो सोचने का काम करता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। ALU मेमोरी जो होती है CPU के ही पार्ट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। मेमोरी का काम स्टोरेज का है, तो ALU का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या फिर कोई लॉजिक लगाना है, कंपेयर करना वैल्यूज को, ये सब काम ALU में होता है। एक और पार्ट जो CPU का होता है वो होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है सभी जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो थोड़ा डिटेल में इसको अगले वाले लेक्चर में जानेंगे, बट जो भी मेन था मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम, वी कॉल इट। ओके, कंप्यूटर थकाऊ और बोर्ड रूम से मुक्त है, हम ये क्या कह सकते हैं, एक्यूरेसी बोलेंगे इसे, नो बिल्कुल नहीं। जब एरर फ्री होता है, काम करता है, तो उसको शुद्धता बोला जाता है। रिलायबिलिटी, रिलायबल भी वही बोल सकते हैं आप, एरर फ्री। ठीक है, वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा भी नहीं, इसको डिलीजेंस बोला जाता है। लगन, परिश्रम, जो मैंने आपको बताया था, बिना थके जो है वो काम करता है और उसी एक्यूरेसी के साथ करता है, तो इसको हम डिलीजेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया तो कौन सी जो थी इसमें से यूज की गई थी, कौन सी IC चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट तो हमने पढ़ लिया कि इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया था, लेकिन कौन से वाली, SSI है, MSI है, LSI है, या बोथ A एंड B हैं। तो देखिए LSI और VLSI ये दोनों जो थी यूज की गई थी फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, फोर्थ में। और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये फिफ्थ जनरेशन में यूज की गई थी, पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, अब बचता है हमारे पास SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, ये दोनों यूज की गई थी थर्ड जनरेशन में। तो बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लघु और MSI। ठीक है, तो A और B दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। LSI फोर्थ जनरेशन में। ओके, अगला देखिए, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व यूज हुए थे। IC थर्ड जनरेशन में और ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। ओके, क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार था, ये वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। तो ये इन्वेंट हुआ था 1906 में। ठीक है,
ठीक है, तो 1906। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब को किसने किया था, तो ब्रिटिश इंजीनियर थे जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, इन्होंने जो था इसको इन्वेंट किया था। एक और आता है कि आईसी जो चिप है उसको किसने इन्वेंट किया था, आईसी को, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसको, तो उसको किया था किसने, जैक किल्बी ने। तो एचएससी में ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। तो जैक किल्बी ने जो था आईसी जो चिप थी उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, फिर अब पूछा जाए कि कब इन्वेंट किया था, तो नहीं, ये इन्वेंट किया था 1958 के आसपास कह सकते हैं आप। ठीक है, 58-59 में जो था आईसी चिप को जो था यूज़ किया गया था, मतलब इन्वेंट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, डिजिटल कंप्यूटर को जो था मुख्य रूप से कहाँ पर विकसित किया गया था, तो डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया गया था यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एबाकस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो एबाकस जो था ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, तो बी ऑप्शन यांत्रिक कंप्यूटर जो है इसका सही रहेगा। कैलकुलेटर नहीं था, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, एक मिनट वेट, ओके सॉरी कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर आएगा, नहीं कि यांत्रिक कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन करके अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अबाकस हो जाएगा। चीन में इसका आविष्कार हुआ, कहाँ पर, बेबीलोन में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंच कार्ड को किसने विकसित किया था, ये पूछा गया है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, हरमन होलरिथ थे जिसने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो हरमन होलरिथ जो है यहाँ पे सही इसका हो जाएगा। ठीक है, 1880 के आसपास। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब जो है हमने इस वीडियो में किया है। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रॉपर एनसीईआरटी चाहिए तो ये हम पहले भी कर चुके हैं ना, एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में देख सकता है और जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी देख सकता है। वहाँ पर भी जो है इसको पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज जो है सारी चीज़ें मिलेंगी ही आगे, और क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी जो है साथ साथ आपको करवाई जा रहे हैं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।